नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है मित्रों, टेस्ट सीरीज संख्या 8। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जो भी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल रहा है यह आपका क्लास 12 का सीरीज मिल रहा है आप लोग को, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट हमारा यूट्यूब चैनल आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार जुड़े हैं तो। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स जो आपका है वह आपका 1499 रुपए का 1499 रुपए का एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स है। और इसमें आपको 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी, 6 से लेकर 12 तक का कंप्लीट नोट्स, पीपीटी, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। ये 1499 का है। लेकिन केवल आप लोग और क्लास 11-12 के लिए मटेरियल चाहते हैं तो 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और कक्षा 11-12 का सारा नोट्स और पीपीटी आपको मिल जाएगा। इसकी फीस केवल 799 रुपया है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग इच्छुक हैं। आइए टेस्ट सीरीज संख्या 8 आप लोग के सामने है, टेस्ट सीरीज संख्या 8, ठीक है। हम लोगों ने 9 प्रश्न देख लिए थे, 9 प्रश्न, कुछ 18 प्रश्न है और हमने 9 प्रश्न देख लिया था। अब हम आगे की सीरीज देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। सभी लोग टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। इब्न बतूता द्वारा भारत के विषय में किए गए वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। बाजार सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। क्या यह सही है आपका? तो ये आपका सही है। भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण सुल्तानों द्वारा नहरों का निर्माण करवाकर सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। और ये आपका सही नहीं है। दूसरा देखिएगा, भारतीय माल की मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में मांग थी, यह सही है। चौथा देखिएगा डी, भारतीय सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जड़ी और शाटन का निर्यात किया जाता था, यह भी सही है। कौन सही नहीं है? तो बी जो है आपका ऑप्शन, यही आपका सही नहीं है। व्याख्या देख लीजिएगा। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि का उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। अतः कथन जो बी है ये आपका गलत है, ठीक है। बाजार आर्थिक विनिमय के नहीं अपितु सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और मंदिर भी होता था। इनके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार और वाणिज्य की अंतर एशियाई तंत्रों में से भली भांति जुड़े हुए थे। भारतीय माल की मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों में बहुत मांग थी। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जड़ी और शाटन की अत्यधिक मांग थी। महीन मलमल की कई किस्में इतनी महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के लोग भी पहन सकते थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। डाक प्रणाली द्वारा व्यापारियों को न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजी जा सकती थी बल्कि उसे उधार प्रेषित करना संभव हुआ। जहां जहां सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें, देखिए यह दरअसल ये पूरा मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। यह जो भी वर्णन है ना, यह वर्णन किसने किया है? यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था, उसने यह वर्णन किया है अपनी पुस्तक रेहला में, ठीक है। तो रेहला में इब्न बतूता ने लिखा है कि डाक प्रणाली द्वारा व्यापारियों को न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजी जा सकती थी बल्कि उससे उधार प्रेषित करना संभव हुआ। जहां सिंध से दिल्ली तक की यात्रा 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से 5 दिनों में पहुंच जाती थी, ठीक है। यह बातें रेहला पुस्तक में इब्न बतूता ने लिखी है। और इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। और इब्न बतूता के बारे में पूरी तरह से मैं अच्छी जानकारी दिया हूँ, कई सारे क्वेश्चन में पूरी जानकारी मिली है आपको। व्याख्या देख लीजिएगा। उपयुक्त वर्णन इब्न बतूता द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में डाक व्यवस्था की अनूठी प्रणाली के विषय में किया गया है। डाक द्वारा व्यापारियों के न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजा जाता था, उधार प्रेषित भी कर संभव हो पाता था, ठीक है, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव हो पाता था। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली तक की यात्रा 50 दिन लगते थे, ठीक है। पहले सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लग जाते थे,
लेकिन वही गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, उलूक और दावा व्यवस्था। यह डाक व्यवस्था के दो रूप थे, उलूक और दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? तो ये डाक व्यवस्था से था, उलूक और दावा। ठीक है, ये उलूक जो थी घुड़सवारी वाली डाक व्यवस्था थी और दावा जो थी पैदल व्यवस्था थी। ठीक है, ये दोनों डाक व्यवस्था थे। बी, भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। अश्वडाक व्यवस्था, देखिए अश्वडाक व्यवस्था को ही उलूक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यह हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी। हर 4 मील पर की दूरी पर यह अश्वडाक व्यवस्था रहता था, जिसे उलूक डाक व्यवस्था कहते हैं। पैदल डाक व्यवस्था जो था, इसमें प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, इसे दावा कहा जाता था और 1 मील का 1/3 होता था। मतलब दावा में क्या होता था, इसमें तो 4 मील की दूरी होती थी और इसमें 1 ही मील पर 3 अवस्थान होते थे। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता था, इस व्यवस्था को दावा व्यवस्था कहा जाता था और इसमें 1 मील का 1/3 होता था ये दावा। ठीक है, इसमें संदेश वाहक एक दूसरे के माध्यम से गंतव्य तक पहुंच जाते थे। ठीक है, जैसे मान लो एक सैनिक इधर है, एक सैनिक इधर है, एक सैनिक इधर है। ठीक है, मतलब 1 ही मील में 3 सैनिक लगे हुए हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि पैदल डाक व्यवस्था अश्वडाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए किया जाता था। पहले फलों के परिवहन के लिए यह काम किया जाता था। ठीक है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता था। ठीक है, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, बर्नियर के संबंध में। बर्नियर जो फ्रांसीसी यात्री था और चिकित्सक था दारासिगो का, उसके बारे में आपको असत्य कथन बताना है। तो 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन असत्य है। बर्नियर ने भारत के विषय में तुलनात्मक अध्ययन किया, यह सही है। इसकी बर्नियर ने एक पुस्तक लिखी थी, ट्रेवल्ड इन द मुगल एम्पायर लिखी, यह भी सही है। बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। निजी भू स्वामित्व का अभाव था, बिल्कुल यह सही है। सारी जो भूमि थी वो सम्राट के अधीन होती थी। ठीक है, निजी भू स्वामित्व नहीं होता था। इसके वर्णन के अनुसार भारत में अमीर और गरीब के बीच मध्यम वर्ग था, तो ये आपका गलत है। ठीक है, बर्नियर के अनुसार भारत में अमीर और गरीब के बीच में किसी प्रकार का कोई मध्यम वर्ग नहीं था। ठीक है, मतलब संपन्नता और विपन्नता में गहरी खाई थी, या तो अमीर लोग मिलते थे या तो बहुत गरीब लोग मिलते थे। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। बर्नियर ने भारत में जो भी कुछ देखा उसे फ्रांस और यूरोप से तुलना करते हुए लिखा है। इसने ट्रेवल्ड इन द मुगल एम्पायर में लिखा है कि जो गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए जानी जाती है। बर्नियर के अनुसार सारी भूमि का स्वामी सम्राट था और उसे अमीरों के बीच बांट देता था। ठीक है, भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, इसलिए लोग उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। ठीक है, मतलब बर्नियर के अनुसार जो सारी भूमि थी ना, वह सम्राट के अधीन थी और सम्राट अमीरों के बीच उस भूमि को बांट देता था और किसी प्रकार का कोई निजी भू स्वामित्व नहीं था। इसलिए लोग भी उत्पादन के स्तर को सुधारना नहीं चाहते थे, कृषि की दशा भी सुधारना नहीं चाहते थे। जब उनकी जमीन ही नहीं है तो वह क्यों सुधारेंगे। ठीक है, बर्नियर भारतीय समाज की गरीबी का वर्णन करते हुए लिखा है कि गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर के बीच नाम मात्र का कोई भी सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। ठीक है, या तो सबसे अमीर लोग होते थे या सबसे गरीब लोग होते थे। ठीक है, उसने लिखा है कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है, मतलब मध्यम वर्ग नहीं है भारत में। ठीक है, जबकि मध्यम वर्ग यूरोप में था लेकिन यहाँ मध्यम वर्ग नहीं था। ऐसी बातें बर्नियर ने लिखी है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करिए और बताना है कि यह कथन किसका है। कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह गया। मतलब यह जो कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, वो किस यात्री से संबंधित है, ट्रेवर्नियर, मनुची, वर्नियर या इब्न बतूता। तो देखिए, कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन था, यह मुगल काल से संबंधित यह आख्यान है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन था। ठीक है, शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए राज्य द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। बंगाल का विशाल राज्य रेशम, कपास और नील उत्पादन के मामले में मिस्र से भी आगे था। तो ये जो तीनों बातें हैं, तीनों बातें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये बातें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये बातें लिखा है वर्नियर ने। ठीक है, वर्नियर यह बातें कह रहा है कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है, जो भूमि कृषि योग्य है उस पर कृषि कराया जा सकता है, उस पर पैदावार उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन श्रमिक ही नहीं है, काम करने वाले ही नहीं है, इसलिए वह वैसे पड़ा हुआ है।
शिल्पकारों को उत्पादन, शिल्पकार जो हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन राज्य द्वारा किसी प्रकार का प्रोत्साहन शिल्पकारों को मिलता नहीं है। ठीक है। और बंगाल जो है वो रेशम के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, नील उत्पादन में मिस्र से भी आगे है। ये बात वर्नियर ने कही है। देखिए, वर्नियर जो था फ्रांसीसी व्यापारी था और यह चिकित्सक भी था, और यह आपका दारासिगो का निजी चिकित्सक था ये। ठीक है। उपरोक्त विवरण मुगल साम्राज्य की स्थापना के विषय में वर्नियर द्वारा कही गई है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दिया है? मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा किसने दिया है? शिविर नगर का मतलब यह है कि जहां सैनिकों के कारण, सैनिक दल के कारण कोई जगह एक प्रकार से नगर बन जाए, मतलब एक ऐसा नगर जो सामरिक दृष्टि से नगर बन जा रहा हो, सैनिकों और सेनापतियों और युद्ध, मतलब कि एक तरह से सैनिकों के कारण कोई नगर, कोई स्थान नगर बन जाए, उसे शिविर नगर कहा जाएगा। ठीक है। तो मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा किसने दी थी? सर टॉमस रोड ने, वर्नियर ने, मनुची ने। तो ये इन्होंने दिया था, वर्नियर ने मुगल कालीन जो शहर हैं उनको शिविर नगर की संज्ञा दिया कि यहाँ पर केवल सैनिकों के कारण यह नगर हो गया है। तो देखिए, 17वीं सदी में जनसंख्या का लगभग 15% हिस्सा नगरों में रहता था। 17वीं सदी में कितने फीसदी संख्या नगरों में रहती थी? 15%। इस समय भारत में कितनी फीसदी जनसंख्या नगरों में रहती है? 25%। ठीक है। जो औसतन उस समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। मतलब पहले यूरोप में भी लोग उतने नगर में नहीं रहते थे जितना भारत में लोग नगरों में रहा करते थे। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दिया है, ये संज्ञा बर्नियर ने दिया है, जिससे इसका आशय है कि उन नगरों से है जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। ठीक है। उल्लेखनीय है कि वर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जिसने राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण भी दिया है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती प्रथा का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? सती प्रथा का मार्मिक विवरण किसने प्रस्तुत किया है? वर्नियर ने, मनुची ने, एडवर्ड टेरी ने या जॉन लायर ने? तो वर्नियर ने। ठीक है। सती प्रथा का मार्मिक विवरण किसने प्रस्तुत किया है? वर्नियर ने। विकल्प ए। बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में 12 वर्षीय बालिका के सती होने का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है लाहौर में, और इस सती प्रथा को उसने देखा था। प्रश्न 17 देखिएगा, इब्न बतूता तथा विभिन्न यात्रियों द्वारा वर्णित महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया था। बिल्कुल, यह आपका सही है। इब्न बतूता तथा विभिन्न यात्रियों द्वारा वर्णित महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में है। मतलब इब्न बतूता और बाकी जो भी विदेशी यात्री थे, उन्होंने महिलाओं के संबंध में जो देखा, जो लिखा, उसके संबंधित है ये कि दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया था। तो ये सही है, दासी जो थी वो गुप्तचर का ही काम करती थी। वे कृषि और कृषि से इतर होने वाले उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। कौन? दासी। ठीक है। वे व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थी। तो देखिए, यह तीनों बातें सही है दासियों के बारे में। दासी गुप्तचर भी होती थी, कृषि और कृषि से अलग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से भी जुड़ी हुई थी, ये व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थी। तो कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों सही है। विकल्प डी। इब्न बतूता के अनुसार स्त्रियां गुप्तचर व्यवस्था से भी जुड़ी हुई थी, और यह जानकारी कौन दे रहा है? इब्न बतूता दे रहा है रेहला में। ठीक है। मुखबिरी के लिए महिला सफाई कर्मियों की नियुक्ति का भी वर्णन मिलता है। मतलब जो महिला सफाई कर्मी हैं, दासी हैं, वह 4 घर जाती हैं। ठीक है। 4 उस समय के जो भी अमीर थे, मलिक थे, ठीक है, जो बादशाह के या सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र किया करते थे, इन महिला सफाई कर्मियों का, इन दासियों का हर जगह आना जाना रहता था, तो वहां से वह भेद लेकर आते थे सुल्तान के पास। ठीक है। महिलाओं का श्रम कृषि और कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन में दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारी परिवारों से होने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। प्रश्न 18 देखिएगा, इब्न बतूता तथा विभिन्न यात्रियों द्वारा वर्णित महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करिए। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है। दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया था, ये तो सही है। वे कृषि और कृषि से इतर होने वाली उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, सही है। ये व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थी, यह भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। विकल्प डी। यह आप रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो यही है
इब्न बतूता के अनुसार स्त्रियां गुप्तचर व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। मुखबिरी के लिए महिला सफाई कर्मियों की नियुक्ति का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, महिलाओं को श्रम, कृषि और कृषि के अलावा होने वाले उत्पाद दोनों में महत्वपूर्ण स्थान था इनका। ठीक है, और ये कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फोन पे, पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, केवल 799 रुपया। अगर आपको कंप्लीट नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो पूरा का पूरा नोट्स, पीपीटी और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मैं दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड दूंगा। ठीक है, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ ही साथ पीपीटी नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है, ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।